कि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आज भी वह किसी भी रिश्ते में पहले स्त्री और पुरुष देखता है। लिख सकूं मैं वेदना या लिखूं उल्लास में, उर में उठती है निरंतर एक नई प्रश्नावली, लेखनी गढ़ती निरंतर एक नई शब्दावली। भावनाओं के समंदर को मैं एक हाला लिखूं, मृग मरीचिका में भटकते मन को मधुशाला लिखूं। बड़ी उम्मीद उसकी होती है कि पति हमारा आएगा, घर में जब आएगा तो हमारे लिए, उसके लिए तो दीपावली, दशहरा, सब कुछ जो है उसका पति होता है। जी। कुछ कविताएं जो बहुत दिल के मन के करीब थी वो लिख गई। तो वो कविता थी कि एक कली जब उदित हुई थी, जीवन पथ पर चलने को तत्पर थी। वो उस दायरे को अपना परिवेश समझती है ना? बिल्कुल। कि वो मेरा परिवेश है, मुझे उसमें ढल के चलना है, और परिवेश जो है कभी घुटन नहीं देता। ऐसा वातावरण बनाया गया महिलाओं के प्रति कि उनको विशेष तौर से जब वो शादीशुदा हों, तो जब वो किसी ऐसे पुरुष से मिलती हैं जो उनके परिवार का नहीं है, तो उन्हें बहुत सावधानी जो है इसमें बरतनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हमारी साहित्यिक चर्चा होगी और बातचीत के केंद्र में डॉक्टर नीरजा बसंती रहेंगी। ये युवा साहित्यकार हैं और यह कवियत्री भी हैं, कवि भी हैं, लेखिका भी हैं और आप अध्यापिका हैं। अभी एक कहानी आपकी प्रकाशित हुई, देहरी की आँच, क्योंकि आपकी प्रथम रचना है। और अगर इनका परिचय इनकी रचना के माध्यम से मैं देना चाहूँ तो रचना में जो इनके शब्द हैं, जो ये बताते हैं कि जो आपकी भावनाएं हैं वो किस तरह से समाज को लेकर के, विशेषतर से नारी समाज को लेकर के किस तरह से आप चिंतित रहती हैं। समाज में जो संवेदना है, समाज में जो प्रेम है, स्नेह है, और समाज में महिलाओं के प्रति जो पीड़ा है, उसको लेकर के आपके अंदर निश्चित रूप से तमाम सारे झंझावात आपके मन में चलते रहे हैं। और उसी का परिणाम रहा है कि आपकी जो रचना आई, देहरी की आँच, बहुत सुंदर रचना है, उस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर नीरजा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हमने बताया, आपके बारे में बताने का मैंने प्रयास किया है जी। तो जैसे अगर मैं आपकी रचना से ही बात शुरू करूं, क्यों आपके विचार में आया कि हम ये किताब लिखें, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कहानी को लेकर के तो मेरे मन में बहुत पहले मैंने कुछ सुन रखा था ऐसे ही, कि एक मतलब जो सैनिक हमारे हैं, उनकी पत्नियों के ऊपर बहुत ख़राब एक टिप्पणी मैंने सुनी थी, जिसे लेकर के मेरे मन में बड़ा आक्रोश था। तो एक था कि हाँ, मैं उस पे कुछ लिखूं, और उपन्यास लिखने का मेरे मन में काफ़ी पहले से ख्याल था। तो मुझे एक अच्छी कहानी मिली तो उसमें मैंने लिखा। कहानी के शुरुआत में जो अंबर और गौरी का आपने जिक्र किया है जी, तो उसमें गौरी के माध्यम से आपने जो है एक जो सेना का जवान होता है, हाँ, उसका चित्रण आपका जो है आपने करने का प्रयास किया जी। कि एक सेना का जवान कैसे जो है घर से दूर रह करके और कितने विपरीत परिस्थितियों में वो देश की सेवा करता है जी। और घर में जो है उसकी जो पत्नी होती है वो सबका निर्वहन करती है। तो किस तरह से ये आपके अंदर ये बातें घर कर गई कि आपने अपने उपन्यास के शुरुआती दौर, मतलब शुरुआत में ही उसका चित्रण आप जरूरी समझी? क्यों? आप इसका जिक्र चाहती तो कहीं और कर सकते थे, लेकिन क्यों आपने जो है शुरुआत में ही इसका जिक्र किया? शुरुआत में करने की वजह यही थी कि ये कहानी जो है वो एक सैनिक की पत्नी के ऊपर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं देश को, उनके मन में कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर के एक पीड़ा तो जरूर ही रहती है। और वो मैंने इसलिए भी जिक्र करना जरूरी समझा कि ताकि लोग उसको समझें। हाँ, ये बातें लोग तक जाएं कि जो बाहर जो हमारे जो सैनिक हैं वो कितनी ज़्यादा तकलीफ उठा करके हमारे लिए इतना करते हैं, और उनके परिवार पर इस तरह की टिप्पणी
किए जाना, मेरे मन में जो वो बात थी उसी के आधार पे मैंने इस मतलब कहानी आपने को। टिप्पणी कहीं सुना? हाँ। लेकिन ये इस तरह की टिप्पणी तो आपकी किताब में कहीं नहीं दिखती है। नहीं, सेना हाँ, के वो जवान की पत्नी के प्रति कोई टिप्पणी हाँ, आपकी किताब में नहीं दिखती है, लेकिन ये जो है ये टीस आपके अंदर थी, हाँ, जिसको हाँ, आपने जो जैसे है इस उपन्यास को लिखने की जो भावना मेरे मन में आई वो मेन यही था, वो टिप्पणी ही मेन बात थी जिसकी वजह से मेरे मन में लिखने की भावना आई। लेकिन मैं किसी और चीज़ को भी लेकर के शुरू कर सकती थी, क्योंकि सिर्फ सेना के जवान ही नहीं घर से बाहर रहते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल भी बिल्कुल। लोग रहते हैं। लेकिन वहीं से चूंकि मेरे मन में उपन्यास लिखने की भावना ही आई, तो इसलिए मैंने वहीं से जिक्र नहीं शुरू नहीं, किया बहुत से। अच्छा चित्रण आपने किया है कि एक जी, महिला जिसका पति घर से बाहर रहता है, जी, भले ही वो सेना में हो या कहीं और किसी कहीं और और हो। सेवा में हो, हाँ। बड़ी उम्मीद उसकी होती है हम्म। कि पति हमारा आएगा, घर में जब आएगा तो हमारे लिए, उसके लिए तो दीपावली, दशहरा, हाँ, जी, सब जी, कुछ जो है उसका पति होता है। जी, जी, जब उसके साथ होता है तो सारे त्योहार उसके साथ हाँ। होते हैं। और फिर एक सैनिक को लेने का एक मतलब एक मुद्दा मेरा ये भी था कि अ, जो लोग ऐसे परिवार से जुड़े हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उनके घर का जो मेंबर है, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे जो भी हो, वो देश की सेवा कर रहा है, देश की और सेवा कर रहा है। उससे वो खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। ये उनके लिए गौरव होता है, ना कि अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने का या ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ये नहीं होता है। नहीं नहीं, मैंने सही है। जी, उसमें आपने उल्लेख तो किया ही है। उसमें गौरी ने इस बात को तो हाँ। गौरी की तरफ से आपने कहने का प्रयास तो किया है ना जी, जी, कि जी। ठीक है, आपको जो है पैसा तो मिलता है, सही बात है, हाँ। रुपए पैसे तो मिलते हैं, हुँ। लेकिन आप उन एक पिता का जो प्रेम बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं वो मिल नहीं मिल पाता है। पाता है। हाँ, एक पति का प्रेम जो पत्नी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल वो पाता नहीं मिल है, पाता हैं? है। और एक पिता का जो सेवा करने का अवसर मिलता है वो नहीं जी, मिल पाता है। तो वही मतलब एक परिवार कितना सफ़र करता है। कितना सफ़र जी, करता है। मेन तो बात उसको हम पैसे से नहीं उसकी कर तुलना सकते। नहीं कर सकते जी, हैं। और एक जो सैनिक देश की सेवा करता है, उसको बहुत सारी मतलब उपलब्धियाँ मिलती हैं, एक सम्मान जो मिलता है वो अलग मिलता है, उसके प्रति एक समर्पण की भावना और लोगों के मन में, मैंने गौरी के माध्यम से बताने का प्रयास यही किया है कि उसके बारे में कितना अच्छा मतलब अच्छे विचार होते हैं कि वो सैनिक है, देश की सेवा कर रहा है, लेकिन परिवार कितना सफ़र करता है, अच्छा, बच्चे कितना सबकी ये सफ़र। भावना नहीं होती है। देखिए जो है, जो प्रभु है वो जी, कहता है ना कि काश ऐसा ही विचार सबका होता हाँ, है जी, जी। देश तो के समाज में हाँ, सैनिकों के प्रति। तो ये चीज़ आपने दर्शाने का प्रयास किया है और समाज के लोगों को ये बेहतर संदेश है कि हम अपने जो राष्ट्र सैनिक हैं हमारे, जी, उनके प्रति हमारा सम्मान का सम्मान भाव होना होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। थी। बहुत सुंदर जो है शुरुआत की चर्चा हमने किया, लेकिन हम आगे फिर इस पर अभी बात करेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा-सा हम आपके जीवन वृत्त पर थोड़ा-सा हम आना चाहते हैं। जी, जैसे ये सब किताब आपकी जो प्रकाशित हुई, रामदरस राय जी ने जो उसकी भूमिका लिखा है, तो रामदरस राय जी ने उसमें लिखा है कि आप जो है मूलतः कवियत्री आपको बताया है, जी, जी, यत्नतः आपको जो है कहानीकार या कथाकार के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। जी। कैसे ये सब जागृत हुआ आपके अंदर, कैसे भावना जागृत हुई जो है बचपन में, किस तरह से जो है साहित्य के प्रति जो आपका प्रेम था, क्या है इसकी कहानी ज़रा बताइए? देखिए, साहित्य के प्रति प्रेम या साहित्य से लगाव जो है वो बचपन से नहीं रहा। शुरुआती दौर में तो मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ, और अच्छा, गणित मेरा सबसे पसंदीदा विषय था। अच्छा। और हिंदी तो मैं कभी पढ़ती नहीं थी, विज्ञान वाले वैसे भी हिंदी कहाँ पढ़ना चाहते हैं, क्लास भी नहीं करते थे, तो हिंदी के से मेरा कोई बहुत लगाव नहीं था। लेकिन रचनात्मकता थी, है ना? किसी चीज़ को में मतलब लगे रहना, कुछ बनाना या कुछ लिखना ऐसा था, लेकिन कविताएँ लिखना, कहानी लिखना इस तरफ से कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब मतलब मैं एक रचना धर्मिता आपके अंदर थी शुरू से, हाँ, हाँ, और वो खास परिवेश मिला होगा, वो जी, जागृत होगा। परिवेश मुझे मिला जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में आई, तो वहाँ अच्छा, पे एक गणेश पांडे प्रोफ़ेसर वहाँ पे हम लोग को नाटक पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक समूह बना लिया था कि जो लिखना चाहते हैं, उन लोगों का एक समूह उन्होंने बनाया था, और जो लोग लिखते थे, उनकी रचनाएँ वो चेक करते थे, तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो मेरी पहली कविता थी नव अंकुर, जिसे मैंने भ्रूण हत्या पे लिखा अच्छा, था, अच्छा। और इत्तेफ़ाक ही है कि वो कविता लिख गई डायरी में, तो बस मैं लिखती थी और वो लिख कर के इधर-उधर हो जाती थी। उसको कलेक्ट करने का विचार ही नहीं था कि उसको मैं कहीं रखूँ, हाँ। अच्छा, बस कुछ कविताएँ जो बहुत दिल के मन के करीब थी, वो लिख गई। थोड़ा-सा आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि किस तरह से जो है आपका
गांव कहाँ है, आपका जन्म स्थान कहाँ है, जी। माता पिता कौन है, किस कहाँ प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी हुई थी, जी। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक का जो सफ़र है उसके बारे में ज़रा हमारे जी। दर्शकों को। गोरखपुर जनपद के खजनी क्षेत्र के भरुइया गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन जन्म मेरा यहीं इसी क्षेत्र में रुस्तमपुर में ही, अच्छा, नहर शहर रोड में। के पास पापा मेरे किराए पे मकान में रहते थे, वहीं पे रुस्तमपुर के में ही मेरा जन्म हुआ है। लोकनायक स्कूल दाऊदपुर में है, वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और हाई स्कूल इंटर ये नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया रेलवे में जो अच्छा, है, अच्छा, जी वहाँ से मैंने हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई की। स्नातक मैंने दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज से किया और पीजी जो है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से। अच्छा। तो जी। उसके बाद फिर आप सेवा में कब आए? सेवा में मैं 24 फरवरी 2010 मेरी नियुक्ति तिथि है और 2009 से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। सिद्धार्थनगर में सहायक अध्यापिका से चयन हुआ। अभी मैं प्राथमिक विद्यालय गहना में एज ए इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा, जी। इंचार्ज। चलिए ये है आपका शिक्षा का सफ़र जो है। तो आपका होता है ना कि जैसे महिलाएं समाज में जब अपने घर से निकलती हैं तो बहुत सारे तमाम सारी चुनौतियां उनके सामने होती हैं और उन चुनौतियों को दरकिनार करते हुए उस चुनौतियों से लड़ते हुए महिलाओं को आगे आना होता है। जी। और आपके सामने भी वो चुनौतियां आई होंगी जब घर से निकले होंगी आप और जब आपको लगा होगा कि नहीं हम भी सेवा करेंगे, हम भी नौकरी करेंगे। तो इसमें कितना सहयोग है आपके परिवार का? शादी हो गई थी क्या उस समय आपकी? हाँ, शादी बहुत पहले जब मैं पढ़ अच्छा, रही थी। शादी आपकी हाँ, पहले हो गई थी। पढ़ाई लिखाई के समय में ही शादी हमारी हो गई थी और अच्छा, उसके बाद पहले मैंने प्राइवेट जॉब किया करीब 5 साल। उसके बाद तो गवर्नमेंट जॉब में आई मैं। अच्छा, हाँ, और मुझे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला। घर से मतलब ये नहीं था कि नौकरी नहीं करनी है। अच्छा, हाँ, मतलब पति का आपका पूरा सहयोग मिला हाँ, होगा। घर से भी मतलब सास-ससुर, पति का हमेशा से ही सहयोग मिला। अच्छा, जी, क्या जी। करते हैं आपके पति? क्या नाम जी है आपके पति का? श्री दिलीप कुमार चौरसिया जी हैं जो खजनी में उनके कपड़े की दुकान है। अच्छा, व्यवसाय करते हैं। जी, जी, चलिए बहुत व्यवसायी हैं। सुंदर जो है। और बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी है क्लास 8 में पढ़ती है, 8वीं कक्षा में अच्छा, एचपी चिल्ड्रन में और बेटा है क्लास 3री कक्षा में पढ़ता है वो। क्या नाम है बच्चों का? मान्या चौरसिया बेटी बच्ची का? जी और बेटे का नाम है तेजस शाश्वत चौरसिया। अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत अच्छा जो है, बहुत सुंदर जो है, ये है आपका जो है एक संक्षिप्त जीवन वृत्त भी हमने जो है अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो किसी प्रकार से कहीं कोई पारिवारिक दिक्कत नहीं आने पाई आपको इस सेवा में अध्यापन क्षेत्र में आने से? जी, कहीं जी। कोई परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, नहीं आई? परिवार से मुझे पूरा मतलब सपोर्ट। आपकी इच्छा को परिवार ने सपोर्ट किया। जी, अब आपके उस उपन्यास पर हम फिर आते हैं। जी। गौरी और अंबर से आपकी शुरुआत हुई है और एक सैनिक के परिवार की पीड़ा को आपने रखा है, लेकिन इसमें जो मुग्धा है उसको आपने एकदम बिल्कुल लीड रोल में मुग्धा है। जी। तो मुग्धा के बारे में कुछ बताइए, आप कैसे मुग्धा का चित्रण जो है आपके मन में कैसे आया? क्योंकि बहुत ही आपने मुग्धा के व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया है। जी, क्या है जी। बताइए? देखिए मुग्धा के नाम में ही दर्शन है ना? पहले तो मेरे मन में ये भी था कि शायद मैं इस उपन्यास का नाम ही मुग्धा रखूँ, लेकिन वो थोड़ा-सा मुझे फिर बाद में नहीं सही लगा तो उसे मैंने बदल दिया। मुग्धा का मतलब होता है कि मन को मोहित करने वाला। बिल्कुल, तो एक तो स्त्री 2 तरह से जो मंत्रमुग्ध कर हाँ, दे, मंत्रमुग्ध कर दे। हाँ, तो मुग्धा है। इसका मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि जो बहुत सुंदर है वही मंत्रमुग्ध कर सकती है। बिल्कुल, जी, इसका एक पक्ष यही है कि ये भी है कि वो अपने परिवार के ज़रूरत के अनुसार अपने आप को ढाल करके किस तरह से चलती है, लेकिन अपने सपनों को जीते हुए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो मुग्धा है वह एक बहुत अपने जुनून के प्रति ज़िद्दी, स्वाभिमानी महिला है, जो हर तरह से समझौता कर सकती है यदि उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे तो। जी, बिल्कुल, वो अपने जब वो हर जगह झुकती है अपने परिवार के लिए, जहाँ उसको लगता है कि हाँ, यहाँ मेरी ज़रूरत है। लेकिन जब जब वो अपने मन से दुखी हो जाती है किसी वजह से, जब उसके मन को बहुत पीड़ा पहुँचती है, जो आप आगे उपन्यास पढ़ेंगे या आएगा वो चर्चा, तो उसपे हम बात करेंगे कि जब वो मन से दुखी होती है तब वो टूटती है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब वो जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जब वो व्यक्ति आपको नहीं समझता है, तब वो टूटती है मुग्धा। जब वो घर के साथ-साथ जब उसके पति भी उसके उसे नहीं समझते हैं, तब वो वहाँ जो है वो टूटती है और तब उसे ऐसा लगता है कि नहीं, और मुझे अपने आप को
बदलना चाहिए, और यदि जो मुझे नहीं समझता है उससे दरकिनार अपने आप को करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो स्त्री है, बिल्कुल स्त्री होना ही एक बहुत बड़ा गुण है। स्त्री जो है, स्त्री के लिए आज जो समाज में क्या है कि दायरा बनाया है, उसे ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं। वो उसमें की स्त्री नहीं है कि वो अपने को दायरे में नहीं रखना चाहती है, वो उस दायरे को अपना परिवेश समझती है ना। बिल्कुल कि बिल्कुल वो मेरा परिवेश है, मुझे उसमें ढल के चलना है। और परिवेश जो है कभी घुटन नहीं देता। परिवेश का मतलब यही होता है कि हम उसी में विकास सही ढंग से कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। उसमें एक स्वतंत्रता होनी हाँ, चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, और परिवेश में ही हम सही ढंग से अपना विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, बड़ा सुंदर जो है जैसे मुग्धा का जिक्र जो है, जब शादी करके वो घर में आती है, जी। तो उस समय वो जो उसकी ननद शारदा है, हुँ, शारदा से वार्तालाप के दौरान शारदा के चेहरे को वो भांप लेती है, शारदा की पीड़ा को वो समझ जाती है। जी, जी। और जिस पीड़ा को शारदा नहीं व्यक्त कर पाती है, बरसों से अपने मन में, अंतर्मन में छिपा के रखती है, उस अंतर्मन की व्यथा को बिल्कुल एकदम उद्वेलित कर देती है मुग्धा, हाँ। और उससे वो व्यक्त करवा लेती है जो जी, है। जी। तो ये एक जो समन्वय आपने जो है, ननद भौजाई का जो समन्वय आपने स्थापित करने का जी। प्रयास किया है, हुँ। ये दिमाग में आपके कैसे आया? क्योंकि समाज में तो ननद भौजाई को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं, देखिए दोनों लेकिन पक्ष आपने हैं। अपने जो आपकी जो कथा, जो कहानी है, उसमें आपने बड़ा सुंदर चित्रण हाँ। किया है। कैसे, क्या आपने देखिए सोचा है इसके प्रति? दोनों ही पक्ष है ना? मैंने अगर शारदा और मुग्धा के माध्यम से एक ननद का बहुत अच्छा चित्रण किया है, तो फिर मैंने शारदा के ससुराल के माध्यम से ये भी दिखाने की कोशिश की है कि हर जगह ऐसी स्थिति नहीं होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो समाज में अच्छा रूप भी है, ननद ननद और भौजाई का बहुत अच्छा रूप भी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बुराई हो, और चूँकि शारदा जो है वो मुग्धा से बहुत अच्छे से घुल-मिल के रहती है। उन दोनों में एक मैंने कई जगह संबोधित किया है कि वो दोस्ताना संबंध है, सखी-सखी बिल्कुल एक-दूसरे बिल्कुल। को समझते हैं वो लोग। तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से समझती है अपनी ननद को, और जब वो लगातार देखती है उसके चेहरे की उदासी, तो जब वो बताती है उसे, तो वो मना नहीं कर पाती है। उसे ये लगता है कि जैसे मैं इसे कह दूँ। ये बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि जब किसी को आप इतना ज़्यादा स्नेह करते हैं कि उसके पूछने पर अपने आप को रोक ना पाना। तो बिल्कुल। इस तरह का स्नेह उन लोगों में था कि जब मुग्धा ने पूछा तो शारदा अपने को रोक नहीं पाई, और वो बताई ये सोच करके कि हाँ, मैं मतलब इन्हें मैं बता सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नहीं बताई तो इसमें जैसे आज जो है, अगर सामाजिक परिवेश को आप ले लें, चूँकि कहानियाँ जो लिखी जाती हैं, कहीं-कहीं से उसके पीछे आपके आस-पास का वातावरण ही जो है महत्वपूर्ण हाँ। होता है, जी, उसका जी। चित्रण व्यक्ति करता है जो है। हुँ। तो आज जो समाज में बहुत सारे ऐसे अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, जो महिलाएँ व्यक्त नहीं कर पाती हैं। जी। तो ये व्यक्त करने का साहस जो है, मुग्धा के माध्यम से, मुग्धा और शारदा का ये जो चित्रण आपने किया है, इसमें आपने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि महिला, अगर समाज में कोई अपराध हो रहा है, जी। कोई महिला अगर पीड़ित है, तो उसको व्यक्त करना चाहिए उस पीड़ा को। हाँ। क्योंकि एक जगह आपने लिखा है ना कि अपराध को छिपाने वाला, वो बहुत बड़ा अपराध वो है। भी बहुत बड़ा अपराध है। अपराध को छिपाना भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। जी। तो समाज में इस तरह की भावना जागृत हो। जी, और फिर साहित्य का मतलब यही है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है दर्पण ना। है, बिल्कुल। हमारा आज का समाज, हमारे आज के समाज के अनुकूल साहित्य होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अगर अगर नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार कोई योजनाएँ चला रही है, तो उसे जानना चाहिए, उसको अमल में लाना ही चाहिए, तभी तो नारी सशक्तिकरण है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, नारी हाँ। सशक्तिकरण का मतलब है कि भई हुँ। आप जो है सशक्त होइए, हाँ। और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। जी। नियम और कानून बना देने से हाँ, बना देने से सिर्फ नहीं। जो है काम नहीं चलने वाला हाँ, है। उसका तो अनुपालन करने के लिए आपको हाँ। जागृत होना पड़ेगा। मुग्धा ने हुँ। अपनी ननद को हुँ। उत्साहित किया है, और आपके माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से, जो आपका जो पाठक है, जी। जहाँ तक ये बात जाएगी, तो उन पाठकों को जागृत करने का काम आपने किया है ना। हुँ। शब्दों की जो यात्रा होती है ना, वो अनंत काल तक वो शब्द जो है जी, जी। शक्ति प्रदान करते हैं। तो आपके ये जो शब्द हैं, आपके जो ये लेख हैं, समाज में उन महिलाओं को एक बेहतर संदेश देते हैं, जो महिलाएँ कहीं से अपने आप को अक्षम पाती हैं, या संकोच में पाती हैं, अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए आपका ये जो जो शब्द यात्रा आपकी है, ये जी। बड़ा जो है एक संबल का काम करेगी ना। तो समाज में लोग समाज की जो महिलाएँ हैं, उन महिलाओं को
कोई प्रतिक्रिया आपकी किताब के माध्यम से, आपके किताब का प्रकाशन हुए हमें लगता है कि 1 वर्ष से ऊपर हो गए होंगे। तो लेखकों की जो प्रतिक्रिया या कोई आपका पाठक ये आपसे कहा हो कि नहीं मैडम आपने जो है आपके इन शब्दों से मुझे बड़ा प्रेरणा मिली, कोई ऐसा वाक़या है आपके सामने? देखिए, मुझे जितनी उम्मीद थी, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस किताब को लेकर के और ज़्यादातर साहित्यकार मित्र ही मुझे इसका मतलब उनसे मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला और सभी लोगों का यही कहना था कि आपने जो लिखा है वो एकदम सच है और ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, ये घटनाएँ या तो उसमें जो पात्र हैं वो या तो आपसे जुड़े हैं या नहीं तो आपके आस-पास कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं। ये कहानी जो है वो काल्पनिक भले ही है पर कोरी कल्पना नहीं है ये, नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, कल्पना नहीं एकदम है। ये आस-पास के परिवेश में घट रही घटनाएँ जो है, जी। उसका यथार्थ चित्रण है जो है। हाँ, तो अब इतना तो ये तो नहीं किसी ने कहा कि हाँ, मैं इससे प्रभावित हुई और मैं इस तरह से करूँगी, नहीं, ये तो पाठक हाँ। हमें लगता है कि वो आप तक पहुँच नहीं पाया होगा। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन जो भी पाठक इसको पढ़ेगा और जो विशेष तौर से जो महिला पाठक होगी, हाँ। ज़रूर अगर आपसे कभी मिलेगी तो ज़रूर इस बात को वो कहेगी कि नहीं आपकी नहीं, किताब की तो काफ़ी प्रशंसा हुई और महिलाओं ने मेरी महिला मित्रों ने बहुत मुझे सपोर्ट भी किया और मुझे अच्छा भी लगा कि मैं इतना नहीं सोची थी, इतना सोच के मैंने लिखा भी नहीं था। हाँ, बस मैंने एक कहानी मेरे दिमाग में थी और मैं चाहती थी कि अगर ऐसी टिप्पणी हुई है तो उसके पक्ष में कुछ होना चाहिए, है ना? अब मेरी क्षमता इतनी थी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी, है ना? कोई भी देखिए रचना कोई भी होती है, जी। प्रथम रचना जो होती है बड़ा जी। महत्वपूर्ण होती है हाँ। और वह उत्साहित करती है। जी, और अगर किसी सैनिक परिवार के लिए ये एक समर्पण है, मैं लिखना भी चाहती थी कि सैनिक पत्नियों को समर्पित। समर्पण वाला पेज मेरा रह गया इसमें और मैं मेरे लिए बस यही था कि हाँ, इसे लिखा जाना चाहिए, इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए। एक जगह ज़िक्र आता है इसमें, जी। मुग्धा का विनीत नाम के लड़के से हुँ, कुछ क्षण के लिए संपर्क हुँ, वो उसके जीवन को संकटमय बना देता है। जी। ये साबित करता है आज भी, आज अगर हम 21वीं सदी में हैं, हुँ, तो 21वीं सदी में भी एक विवाहित स्त्री, एक विवाहित महिला हुँ, अगर किसी पुरुष से बात करती है, किसी पर पुरुष से अगर बात करती है, तो आज भी उसे संदेह की नज़रों से देखा जाता है। क्यों अभी तक जो है ये चीज़ें जो है आज भी जो है लोगों के मन में उसी तरह से आज भी विद्यमान है, क्या कहेंगे आप? देखिए इस कहानी में उस पात्र को लाने का भी यही मतलब था कि जब औरत कुछ बदलाव करना चाहती है, तो सबसे पहले उसे इस तरह की घटनाओं से गुज़रना पड़ता है ना? क्योंकि कुछ समाज में ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं, उसको भी पूरा होने में मतलब हटने में काफ़ी समय लगेगा, कि जब वो घर से बाहर निकलती है ना, तो सबसे पहले उसकी चरित्र पर ही नज़र जाती है ना? तो जो उसके आस-पास आएगा इत्तेफ़ाक से मुग्धा को विनीत मिला और कोई मौका नहीं किसी और नहीं मिला, तो इस तरह की घटनाएँ जो है औरतों के साथ घटित होती हैं। लेकिन फिर मैंने इसका निराकरण भी किया कि उसमें सच्चाई कितनी होती है। हाँ, अब ये तो समाज का नज़रिया है कि उसने किस दृष्टि से देखा उसे। ये जो है घटना मुग्धा के जीवन में कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए उसने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया बाद में। लेकिन समाज के लिए तो मायने रखती है ना, समाज के लिए मायने उसे ये लगा ये ध्यान मतलब कुल मिलाकर के आपने ये जो है इंगित करने का प्रयास किया है महिला को कि चूंकि एक ऐसा वातावरण बनाया गया महिलाओं के प्रति कि उनको विशेष तौर से जब वो शादीशुदा हों तो जब वो किसी ऐसे पुरुष से मिलती हैं जो उनके परिवार का नहीं है तो उन्हें बहुत सावधानी जो है इसमें बरतनी चाहिए। उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसमें क्योंकि अनायास उन्हें कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है ना उनको। हाँ। तो किस तरह से आपने जो है इस संकेत करने का प्रयास किया है? देखिए इसमें हाँ, मैंने संकेत ये किया कि मुग्धा को इसी पर आक्रोश हुआ क्योंकि वो सही थी, इसलिए वो आक्रोशित हुई अपने परिवार के प्रति। अगर वो सही नहीं होती तो शायद उसे इतना आक्रोश नहीं हुआ होता। उसे यही हुआ कि बात बहुत छोटी-सी थी लेकिन इससे उसके जीवन पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा कि एक मेरा परिवार है जिसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो वो जो है वो समाज की गलत बातों पे आकर के जो है इस तरह से मतलब मेरे ऊपर आक्षेप कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यही था कि
कोई भी बात जिस रूप में दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो ही यथार्थ हो, है ना? और बातें जो हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब पहुँचती हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। जब एक व्यक्ति बात को सुन के दूसरे व्यक्ति तक जाती है ना, तो वो जो उसकी भावभूमि होती है, जो उसका परिवेश होता है, उसका मानसिक स्तर होता है, उस ढंग से बात ढल जाती है। फिर वहाँ से जब कहीं और जाएगी, तो वो किसी और रूप में ढल जाएगी। ऐसे करते-करते बातें जो हैं, वो होती कुछ और है और फैलते-फैलते कुछ और फैल जाती हैं। जैसे आवश्यकता थी, जिस समय का चित्रण आपने किया है, उसमें उस समय अगर विनीत नहीं आता, तो शायद जो है मुग्धा की बस छूट जाती। हाँ। विनीत जो है उस समय एक आवश्यकता बन के आया जी। लेकिन उसके बाद जो विनीत का आना है उसके जीवन में वो ठीक नहीं था। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महिला किसी का सहयोग लेती है तो सहयोग की कभी कभी तो आवश्यकता होती है, मजबूरी है सहयोग लेना, व्यवस्था है सहयोग लेना, लेकिन फिर उस पुरुष को ये समझना चाहिए कि इसका जो सहयोग है आवश्यकता के हिसाब से हमने किया है, अब हम अनावश्यक जो है अपनी उपलब्धता वहां तक न करें। जो है एक पुरुष को भी इसमें समझने की जरूरत होती है ना, क्योंकि समाज में जब हम किसी महिला से मिलते हैं और मिलने के बाद हम उसे बार बार अपना प्रकटीकरण जब उसके समक्ष करते हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं एक पुरुष की भी तो गलती होती है। इसको आपने किस तरह से जो है आप की रचना में ये कहीं प्रकट होती है कि नहीं होती है? हाँ, अब ये तो भाई पाठक कई तरीके से पढ़ता है। साइलेंट है, लेकिन पाठक कई तरीके से चीज़ों को पढ़ता है, लेकिन लेखक की एक अपना अलग दृष्टिकोण होता है। मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि लिखने की जब मैंने कोशिश की है, तो मुग्धा से उसकी विनीत की मुलाकात तभी हुई है जब उसका रिक्शा वाला नहीं आया है। नहीं आया। हाँ, हाँ, वही तो मैंने तभी कहा ना कि उसकी उसकी बस छूट जाती। हाँ, और उसके पिता ने ही कहा, पिता के कहने पर ही, पिता ने कहा, उसके हाँ, मतलब ससुर जी ने ही कहा था ना कि बेटा इसको छोड़ दो। जी। और ये जो है कहानी में एक बहुत छोटी सी भूमिका थी विनीत की, लेकिन कहानी इसी से आगे बढ़ी, है ना? बहुत छोटी भूमिका थी, लेकिन हाँ, यह है कि उस मुग्धा के लिए तो बिल्कुल एकदम हाँ, जीवन मरण का सवाल वहाँ हाँ, आ गया था ना उसके। और ये भी है, देखिए इससे कई मैसेज गया। एक तो मुग्धा के जीवन पे बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ा इसका। दूसरी बात ये है कि समाज के लिए एक मैसेज है कि इस तरह से मतलब किसी बात को बिना अच्छी तरह से पूरी तरह से जाने किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, समाज का हम मुँह तो नहीं पकड़ सकते हैं, हाँ। लेकिन हमें जो है जी। इस चीज़ से जो है कोशिश करना चाहिए। ठीक है, हम बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बार-बार अगर किसी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो संदेह में हमें ले आ सकता है, तो हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है। चलिए, बहुत अच्छा आपने चित्रण किया है, उसमें जो है समाज को हर लाइन एक समाज के लिए बड़ा ही बेहतर हाँ, मैंने उसमें लिखा है कि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आज भी वह किसी भी रिश्ते में पहले स्त्री और पुरुष देखता है। जी, वो और अगर ऐसा नहीं होता तो आज बहुत करीबी रिश्ते, यहाँ तक कि मतलब पिता और पुत्री के रिश्ते जैसे ऐसे रिश्ते भी आज कलुषित नहीं होते, है ना? ये मैंने नहीं, तो ये चीज़ तो जैसे मान लीजिए कि ये तो जब स्त्री कहीं बाहर निकलती है, तो कोई महिला जब बाहर निकलती है, तो जो जानता है उसके साथ अगर कोई पुरुष है, तो जो व्यक्ति जानता है वो तो ठीक है, वो तो कहेगा कि हाँ पिता पुत्र हैं। हाँ। लेकिन स्त्री और पुरुष की जो बात आपने कहा ना, उसमें जो है जो नहीं जानता है वो उसकी दृष्टि दूसरी ही उसमें होगी ना हमेशा। जो है ये चीज जो है, तो समाज क्या सोचता है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। वही कोई एक महिला इस चीज का समाज को नहीं सुधार सकती है, इसलिए तो पुस्तकें होती हैं ना। इसीलिए पुस्तकें होती हैं कि पुस्तकों में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिसका असर समाज पे भी पड़े। बिल्कुल है एकदम जो है। लेकिन एक चीज आपकी किताब में भी है और ये सच्चाई है कि जब किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठता है तो वो महिला भीतर से टूट जाती है। वहाँ जो है उसका सामना वो जो है बहुत आसानी से नहीं कर पाती है। तो ये चीज जो है परिवार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुग्धा के माध्यम से जो आपने पाठकों के बीच या समाज में जो पहुंचाने का काम किया है, अंततः देखिए जब मुग्धा को उसका पति जब उस बात को समझता है तब मुग्धा को लगता है कि चलिए कम से कम समझने वाला तो है हमारा, कम से कम पति तो इस बात को समझ रहा है। और पति ने फिर जो है उस चीज को जो है अपने परिवार में भी उस बात को वो जो है पहुंचाया। तो बहुत बड़ा सुंदर जो है ये चित्रण करने का आपने प्रयास किया है कि किसी भी परिवार में
जब किसी महिला के ऊपर इस तरह के कोई आरोप लग रहे हों या इस तरह की कोई सुगबुगाहट हो, तो उसमें उसमें उसके पति की बहुत महत्वपूर्ण बहुत भूमिका होती है। मैंने इसमें दिखाने की यही कोशिश की है कि महिला जब जब बिना गलती के किसी के ऊपर आक्षेप लगता है ना, तो वो अंदर से कुंठित हो जाती है ना? कुंठित हो टूट जाती है, कुंठित हो जाती है। एक बहुत अच्छा मैसेज मुग्धा के माध्यम से ये भी दिया गया है कि इसका प्रकृति पर कैसे असर पड़ता है। जी, क्योंकि महिलाओं को, स्त्री को क्या कहा गया है कि वह जननी है, जन्म देने वाली है ना? और स्त्रियों को जो है ये भी कहा जाता है कि वह सृष्टि की संचालिका है ना? और अगर वो सृष्टि की संचालिका है, वो अपने को मानती है कि हाँ, हम सृष्टि की संचालिका हैं, तो सबसे पहले उसकी ये ज़िम्मेदारी पड़ती है कि वह अनुशासित रहे। एक चीज़ को और आपने रेखांकित किया है, जिसमें मुग्धा ने बहुत साहस से, जब उसकी ननद जो है, जब शारदा जो है, जब उसकी प्रथम जो उसका विवाह है, जो पहला विवाह, पहला पति, जब वो बिल्कुल ये लगता है कि अब उस परिवार में वो नहीं रह पाएगी, तो वहाँ भी प्रतिरोध करना सिखाती है मुग्धा ने। बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण रोल का उसने जो है वहाँ निर्वहन किया है और दूसरी शादी के लिए जो है तैयार किया है अपनी ननद को। तो समाज में ये है ना कि महिला है तो कैसे दूसरी शादी होगी उसकी, तो इससे भी उबरने का एक रास्ता, एक माध्यम बनाया है, जिसमें उसने, मुग्धा ने जो है अपनी ननद को तैयार किया और यहाँ तक कि उसने स्वयं जो है उसके लिए जो है एक लड़के की जो है लड़के का चयन उसने स्वयं किया है जो है। तो कैसे इसको आपने, क्या दिमाग में आपके आया कि ये रखना बड़ा जरूरी है समाज में जो है ये संदेश देने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, कहा जाता है कि स्त्री का जीवन जो है, दूसरा जीवन विवाह के बाद शुरू होता है ना? तो विवाह के बाद दूसरा जीवन शुरू होता है और यदि वो उसमें नहीं खुश है, मैंने ये भी लिखा है उसमें कि प्रेम का समर्पित पुष्प उसे ही चढ़ाना चाहिए जो उसके योग्य हो। हाँ, मैंने इसमें लिखा भी है। और जब वो देखती है कि मेरी ननद मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे मतलब वो नहीं समझता है, तो इसलिए वो उसको तैयार करती है कि उस रास्ते से हट के अपना नया जीवन शुरू करे। और इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं कि चांद का प्रेम के अंकुरण के लिए हृदय का अगर धरातल जरूरी है जी, तो उसके फलने फूलने के लिए निश्चल बौद्धिक वातावरण भी जरूरी है। तो वो उसको मतलब ढालने की कोशिश करती है और ये जरूरी इसलिए भी है कि जीवन चलते रहना चाहिए, व्यक्ति को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक स्त्री वहीं पे अपना जीवन खत्म कर देती है उदास रहकर या जिस भी तरह से, तो फिर वो उसका जो आने का उद्देश्य है धरती पर, वो कैसे पूरा होगा? समस्याएं सिर्फ इसलिए नहीं आती हैं किसी व्यक्ति के जीवन में कि वो टूट जाए जी, समस्याओं से वो निखरता है और आज अगर समस्या है तो कल समस्या का समाधान होगा जी, जी। बस इसमें जो है धैर्य को बनाए रखने की जरूरत होती है, साहस को बनाए रखने की जरूरत होती है और परिवर्तन बहुत जरूरी है। अपने आप को वही मतलब परंपराओं में बहुत ज्यादा वहीं तक बंधिए जहां तक आपका विकास न रुके, आपका विकास जी, और विकास जी, और विकास वही है जिससे सबका कल्याण हो, परिवार का हो, आपका कल्याण हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपने जिक्र किया है कि शायद यही प्रेम है जहाँ स्त्री मन हार जाता है। अपनी घर गृहस्थी की खुशी के लिए और समृद्धि के लिए अपने मान सम्मान और सुनहरे स्वप्नों की तिलांजलि भी जब उसे देनी पड़ती है तो वो चुकती है अपने मान सम्मान के लिए। और यही तो है एक स्त्री का स्त्रीत्व और उसका समर्पण, जो देहरी की आंच में अपने अस्तित्व को तपाकर अपनी गृहस्थी को सुनहरा बना देती है। दहलीज के अंदर रहने का तात्पर्य एक अनुशासन है, एक समर्पण है। दहलीज के अंदर रहना ये जटिलता नहीं है, ये जटिलता नहीं है जो। अब उसमें यही मैंने देखिए कहानी जो मैंने शुरू की उस 2 भागों में, एक तो ये था कि महिलाओं को एक बंधन में रखा गया, ठीक है ना? उसके लिए एक दायरा निश्चित है कि हाँ आप इसमें रहो, ऐसे रहो। और लेकिन जब महिला उससे जब बाहर निकलती है तो क्या उसके ऊपर तमाम तरह के आक्षेप आते हैं, उसे भी मैंने व्यक्त करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे देहरी की आंच शीर्षक जो है वो 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो जो बंधन है जिसे हम कहते हैं कि हाँ पाबंदियां हैं महिलाओं पर,
वो पाबंदियां एक तरफ और दूसरी तरफ जो है उस पाबंदी को मैंने पहले थोड़ी पहले आपको बताया कि उसको नारी अपना परिवेश समझ करके जब अपने आप को उसके अनुसार डालने की कोशिश करती है, तो वो वहाँ क्या है कि जब उसको अपना परिवेश समझ करके उसके अनुसार जब वो खुद को डालने की कोशिश करती है, तो वो बंधन नहीं रह जाता है और वो उसमें वो अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे सपनों को जी सकती है। मैंने महिलाओं के लिए ये संदेश देना चाहा कि जो आपके लिए जो मान्यताएं बनाई गई, संस्कार बनाए गए, फिर आपको जननी कहा गया है, तो सिर्फ ये नहीं है कि संतान को जन्म देना ही एक स्त्री नहीं है, स्त्री होना नहीं है। आप नैतिकता को जन्म दे रही हैं, आप संस्कार को जन्म दे रही हैं, धर्म आपकी वजह से चल रहा है, परिवार आपकी वजह से चल रहा है। कहा जाता है कि एक औरत जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि स्त्री के दायरे में बहुत कुछ आता है, लेकिन वो उस दायरे को तभी सही ढंग से निर्वाह उसका कर सकती है जब वो बंधनों को बंधन ना समझे, उसको अपना परिवेश समझे। परिवेश समझने के लिए ज़रूरी है कि उसको अपने परिवार का सपोर्ट मिले, परिवार का सहयोग मिले। जी, और इसमें मैंने एक और संदेश समाज के लिए भी ये दिया कि जो यह संसार जो है वो शिव और शक्ति का समन्वय माना जाता है, कि स्त्री जो है वो शक्ति का रूप है और जो संसार है वो शिव का। तो जब शिव और शक्ति का समन्वय बराबर होगा तभी तो जो है संतुलन बना रहेगा। संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि औरत जो है या स्त्री जो है वो कुंठित ना हो, उसकी भावनाएं कुंठित ना हो। जो इसको मैंने दो ढंग से इसको मतलब एक तो मुग्धा के माध्यम से और फिर मुग्धा के द्वारा शारदा को मतलब उसको ज़्यादा मोटिवेट करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कहने की कोशिश की। किताब की हीरो जो है मुग्धा है और सह हीरो जो है शारदा। जरूरी है ना। देखिए कहानियों को जोड़ना जरूरी है ना, पात्रों को, है ना। 14 पात्र हमारे हैं इस कहानी में, और अगर एक दो पात्र को लेकर के भी कहानी को बढ़ाई जा सकती थी। हाँ, बिल्कुल। अब क्या है कि मेरी कहानी का जो जमीन है ना वो काफी विस्तृत है, इसको काफी बड़ा बनाया जा सकता था। मैं इसको चाहती तो इसको 300 क्योंकि पहली रचना थी। हाँ। और पहली रचना जब उत्साहित करती है, पहली रचना का संसार बड़ा विस्तृत है, तो अभी तो आपके सामने बहुत सारे जो है अवसर हैं। और चलिए, बड़ा सुंदर है। अच्छा, ये बताइए कि इस किताब ने आपको प्रेरित किया होगा। अभी शुरू में जब हम लोग बात कर रहे थे, जो भूमिका में डॉक्टर रामदरस राय जी ने लिखा कि मूलतः कवियत्री, तो कवियत्री के रूप में जो है जो आपकी कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, कविता संग्रह वगैरह भी आपका कोई तैयार हो रहा है? हाँ, देखिए मैंने जब लिखना शुरू किया दूसरी पारी से मैं कह सकती हूँ कि एक बार तो विश्वविद्यालय के समय जब मैं लिखती थी तो उसको फिर वहीं छूट गया वो। बाद में जब मैं ससुराल आई तो फिर उस वक्त हम लोग जब क्या पढ़ाई ख़त्म होती है तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो जाती है, तो उस वक्त लिखना पढ़ना मतलब एकदम से बंद हो गया और पूरी तरह से ही बंद हो गया। फिर तैयारी, उसके बाद नौकरी, फिर बच्चे, इन्हीं सब में मैं रह गई और मैं पूरे 20 साल तक एकदम दूर रही इससे। फिर कोरोना काल में मैंने फिर से शुरू किया, तो जब मैंने फिर से शुरू किया तो गीत से शुरुआत की मैंने। जी, और अभी भी मुझे गीत लिख करके एक अंदर से बहुत संतुष्टि मिलती है। अच्छा जी, तो कोई गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए, आप बताइए जो है आप अपनी रचना जो है। एक गीत है मेरा मन की मधुशाला जी, मैं सुनाती हूँ। से उसकी 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि एक लेखक जो है वो या रचनाकार जब लिखता है तो उसकी क्या इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। ये है कि लिख सकूं मैं वेदना या लिखूं उल्लास में, लिख सकूं मैं वेदना या लिखूं उल्लास में, प्रेम की संवेदना या लिखूं एहसास में। स्नेह की सरिता में बहती, स्नेह की सरिता में बहती स्वार्थ की धारा लिखूं, स्नेह की सरिता में बहती स्वार्थ की धारा लिखूं, मृग मरीचिका में भटकते मन को मधुशाला लिखूं, मन को मधुशाला लिखूं। उर में उठती है निरंतर एक नई प्रश्नावली, लेखनी गढ़ती निरंतर एक नई शब्दावली। उर में उठती है निरंतर
एक नई प्रश्नावली लेखनी गढ़ती निरंतर, एक नई शब्दावली भावनाओं के समंदर को मैं एक हाला लिखूं, भावनाओं के समंदर को मैं एक हाला लिखूं, मृग मरीचिका में भटकते मन को मधुशाला लिखूं। गीत के बाद मैं कविताएं लिखती हूँ और कविताओं का संग्रह मेरा लगभग पूरा है, बस मन बनने की देर है, वो आ सकता है कभी भी। लेकिन उससे पहले अभी एक और उपन्यास मैं इस पे लिख रही हूँ, मतलब मैंने शुरू किया है मतलब अभी। उपन्यास लिख के उत्साहित हुई तो हाँ, फिर दूसरा उपन्यास भी हाँ, आपने क्योंकि लिख दिया। भाई देखिए कुछ चीजें छूट गई जो पहले वो पूरा हो तो जाए। ये भी उपन्यास उसे नारी अस्मिता और उसके सशक्तिकरण को लेकर के है या नहीं, फिर कोई और विषय आपने विषय चुना? तो दूसरा है लेकिन केंद्र में नारी ही रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छे से समझती हूँ और उस पे मैं ज़्यादा अच्छे से लिख सकती हूँ, तो लीड रोल में तो नारी ही रहेगी। हाँ, लेकिन विषय स्त्री विमर्श नहीं है, लेकिन जब भाई लीड रोल में नारी है और मैं सामाजिक लिखूंगी तो वो थोड़ा सा स्त्री विमर्श तो रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम अभी लीक आउट कर दें। जब हाँ, आएगा जब वो तो रचना आएगी तो समाज के सामने होगी, हाँ, पाठक उसको देखेगा, बहुत जी, जी। सुंदर जो है। और अच्छा ये बताइए कि पाठकों का तो ठीक है, जो पाठक पढ़ता है अगर उसकी प्रतिक्रिया आप तक आती है तो आपको उत्साहित करती है। जी, जी। साहित्य के क्षेत्र में जो आपका योगदान रहा है उसमें तमाम सारे पुरस्कार, तमाम सारी उपलब्धियां मिलती हैं, तो आपको कौन कौन से अभी तक जो है क्या क्या जो है सम्मान मिल चुका है, क्या कहेंगे आप? कि मैं सम्मान के लिए मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा कोशिश तो नहीं की। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं स्वतः ही उन लोगों के माध्यम से मुझे मिला। तो एक शिक्षा और साहित्य पे मुझे एक मानद उपाधि आसाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। उसके अतिरिक्त ऑनलाइन तमाम तरह की मतलब कुछ छोटी-छोटी उपलब्धियाँ मिली। उसके बाद संगम से मुझे संगम सुमन सम्मान मिला और अभी 29 तारीख को ही 29 दिसंबर को मुझे काव्य मंजरी से साहित्य भागीरथी सम्मान मिला। हाँ, यही है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। और यह यात्रा आपकी देखिए जो शब्द होते हैं, जो आपने शुरू में ही कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज को हमेशा साहित्य दिशा निर्देशित करता है। जी। समाज को साहित्य से ही दिशा मिलती है। जी, आधुनिक साहित्य ही वही है कि आप जो लिख रहे हैं, उसमें समाज को कोई मैसेज हो। कोई मैसेज। जी, वही हमारा क्योंकि जो आधुनिक लाइनें साहित्य है। होती हैं ना, वो लाइनें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और अगर एक भी पाठक अगर उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो समाज में एक बेहतर श्रृंखला स्थापित होती है। जी। समाज में एक बेहतर जो है संदेश शुरू हो जाता है जाना, कहीं न कहीं जो है उससे बड़ा बल मिलता है। नीरजा जी, बातचीत का क्रम हमें लगता है कि हम लोगों ने हमने आपकी किताब के समस्त पहलुओं पर संक्षिप्ततः हमने पूरा बात कर जी, लिया जी। है। कोई चीज़ इसमें छूटी नहीं है, क्यों? हुँ। आपकी ये जो रचनाधर्मिता है ये निरंतर जागृत रहे, आपके अंदर ऊर्जा का इसी तरह से संचार जागृत होता रहे, उत्साह है आपका उसमें वृद्धि होती रहे, उत्साह वृद्धि लगातार आपकी जारी हो और ये लेखन क्षमता आपकी जो है निरंतर चलती रहे, इसकी अपेक्षा हम करते हैं। आपने अपना समय दिया, मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूँगा जी। और इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि भले ही आपकी प्रथम रचना है और हम भी जब बातचीत करेंगे तो इससे भी आपको कुछ उत्साहित होने का अवसर जी, मिलेगा, यही बिल्कुल, उद्देश्य था बहुत। और मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया। बहुत सारी बातें आपने बताई, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।